गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ और आज का टॉपिक है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज क्या है, इसके बारे में हमने अभी पिछले टर्म्स में आपको बताया गया कि चतुर्भुज क्या चीज़ है। आज हम अध्ययन करेंगे चतुर्भुज के प्रकार। वैसे आप पिछले क्लास में कक्षा 8 में आप चतुर्भुज के को समझना चैप्टर में आपने चतुर्भुज के बारे में सारी जानकारी हासिल कर रखी है। अब इसे फिर थोड़ा सा नए सिरे से करेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार को समझने के लिए कुछ अलग प्रकार से तरीके से हम यहाँ पे समझाएंगे कि चतुर्भुज होता है तो क्या है और इसके प्रकार जो होते हैं, चतुर्भुज के जो डिफरेंट टाइप होते हैं, हम किस प्रकार से उसके बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कुछ यहाँ पे फिगर बनाए गए हैं, 6 प्रकार के फिगर दिए गए हैं, 6 प्रकार के फिगर दिए गए हैं और बारी बारी करके एक एक फिगर पर हम गौर फरमाएंगे, एक एक फिगर को गौर से देखेंगे। सबसे पहले जो फिगर दिया गया है, ये 6 के 6 फिगर जो है 6 रेखाखंडों से मिलकर बना है, तो ऑब्वियसली ये चतुर्भुज तो जरूर है, परंतु चतुर्भुज के प्रकारों का नाम हम किस प्रकार से रखेंगे, ये चतुर्भुज का जो प्रकार है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये चतुर्भुज जो है किस प्रकार का, देखिए हम देख रहे हैं कि इसके आमने सामने की भुजा का जो युग्म है समानांतर है, बाकी जो अन्य दो समानांतर जो भुजाएं हैं उनका युग्म समानांतर नहीं है। इसमें केवल एक ही युग्म समानांतर बन रहा है। तो इसके आधार पे इस चतुर्भुज का नाम हम समलंब चतुर्भुज रखेंगे, जिसको ट्रेपोजिलियम कहेंगे या ट्रेपिजियम कहेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, आकृति फर्स्ट में अगर गौर से हम देखें तो थोड़ा सा इसमें टिप्पणी की गई है कि आकृति 1 में चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं यानी कि AB और CD भुजाएं क्या है, युग्म जो है, इसका जो युग्म है समानांतर है। बाकी जो इसके जो अन्य जो भुजाएं हैं, जो आमने सामने की जो अन्य भुजा है, उनके युग्म जो है समानांतर नहीं है। तो इसके आधार पे हम पहले वाले फिगर का जो चतुर्भुज है उसका नाम क्या होगा, समलंब होगा, ट्रेपिजियम कहलाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे फिगर की बात अगर करें, दूसरे फिगर को अगर गौर से देखें तो दूसरे फिगर में एक चीज और आ रही है कि इस चतुर्भुज PQR में जो है, इस आर में जो है आमने सामने भुजाओं का जो युग्म है, यानी कि दोनों युग्म है, यानी कि युग्म अगर PQ और SR की बात करें ये भी समानांतर है, और QR और SP को लें तो ये भी समानांतर है। यानी कि दो युग्म अगर लेते हैं तो दोनों युग्म की जो भुजाएं हैं वो समानांतर है। और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरे फिगर है चतुर्भुज का, जो दूसरा फिगर है PQRS, ये एक समानांतर चतुर्भुज होगा, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहेंगे। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। और हम तीसरे की बात करें, अगर तीसरे फिगर्स को अगर गौर से देखें तो तीसरे फिगर में क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर के साथ साथ बराबर है। जैसे MN भुजा MN भुजा जो है RS के बराबर है, और भुजा MS जो है RN के बराबर है। साथ साथ यहाँ पे बिंदु P पे 90 अंश का कोण बन रहा है, M में भी कोण 90 अंश का कोण बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है, N पे भी 90 बन रहा है, S पे भी, R पे, यानी कि ये चारों कोणों का योगफल 360 है और इसमें प्रत्येक बिंदु पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो MNRS है किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज आयत है। जैसे कि आयत की परिभाषा हम जानते हैं कि आयत यानी कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उसमें प्रत्येक बिंदु पे जो कोण बनता है, यानी कि एक भुजा दूसरे भुजा के बीच जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। अब हम चौथे चतुर्भुज की बात करें कि चतुर्भुज का प्रकार का क्या नाम है, किस प्रकार प्रकार है। तो इसे हम देखेंगे कि इसकी जो है चारों भुजाओं का जो एक युग्म है वो क्या है, समानांतर है। और समानांतर के साथ साथ जो है उसकी चारों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये चारों भुजाएं बराबर है। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के चतुर्भुज को हम कहेंगे रोम्बस, यानी कि ये एक सम चतुर्भुज कहलाएगा। अब हम फिगर नंबर 5 को गौर से देखें तो फिगर नंबर जो 5 है ABCD, ये जो है चारों भुजाएं समानांतर के साथ साथ चारों भुजाएं आपस में बराबर भी है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, ये चारों भुजाएं बराबर है। तो इस चतुर्भुज का नाम हम वर्ग रखेंगे।
अब थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का जो है फिगर है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये डिफरेंट टाइप का फिगर है। इसको अगर गौर से देख रहे हैं तो इसमें जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, इसकी जो जैसे कि इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये है, ये आमने सामने की भुजाएं ना तो समानांतर है और ना ही समान है, बल्कि इसकी जो आसान भुजाएं हैं, आसान भुजा का मतलब क्या होता है कि ये भुजा और इस पे दूसरी भुजा जो लगी हुई है, आसान भुजाएं क्या है, ये आसान भुजाएं क्या है, बराबर है। जैसे ऑब्वियसली जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक आसान भुजा के बारे में आसान भुजा के बारे में चर्चा करें। जैसे कि हमने एक फिगर, ये एक लाइन ये खींची, इसके ऊपर दूसरी लाइन खींच दी अगर ये, तो ये लाइन और इसके ऊपर जो दूसरी लाइन पड़ रही है, ये दोनों लाइन क्या है, आसान भुजा कहेंगे। एक दूसरे का क्या है, ये आसान भुजा कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर हम दूसरी लाइन खींचे तो ये लाइन इस लाइन का क्या होगा, आसान भुजा कहेंगे। इस लाइन पे अगर दूसरी लाइन हमारी खींचते हैं तो ये लाइन इस लाइन का क्या होगा, आसान भुजा कहलाएगी। फिर ये लाइन इस लाइन की आसान भुजा कहलाएगी। तो आसान भुजा में क्या होता है कि जो आसान कोण क्या क्या कहलाएंगे, आसान कोण होगा एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आसान किसी सीधी रेखा पे जो दो आसान कोण बन रहे हैं, और आसान कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार के अगर हम दो आसान कोणों का युग्म लें, ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी आसान कोण होंगे और सीधी रेखा में बनी हुई दो आसान कोणों का योग भी 180 होगा। तो इस प्रकार से मैं आसान भुजाएं किसको कहेंगे, आसान कोण कैसे किसको कहेंगे, थोड़ा सा हमने क्लियर कर लिया है। तो इसी आसान कोणों, जब हम आसान भुजा के बारे में जानकर होगी तो ये जो चतुर्भुज है, जो डिफरेंट टाइप का चतुर्भुज है, इसके जो आमने सामने की भुजा है समानांतर नहीं है, बल्कि इसकी जो आसान भुजाएं हैं वो बराबर है। जैसे ए बी और बी सी आसान भुजाएं ये बराबर है, डी सी और ए डी जो आसान भुजाएं ये बराबर है। तो यानी कि बोलने का मतलब है कि इस प्रकार के आकृति वाले चतुर्भुज को हम पतंग कहेंगे, काइट कहेंगे, क्योंकि इसकी आसान भुजाएं, इसका जो आसान भुजाएं वो क्या है, बराबर है। तो ये जो 6 प्रकार के चतुर्भुज के जो प्रकार है उनके बारे में हमने आपको क्लियर बता दिया है कि ये। तो ये सारी इन चीज़ों को देखते हुए एक हमारे पास इन चारों प्रकार के इसमें जो चतुर्भुज के जो 6 प्रकार निकले हैं, इन 6 प्रकारों से एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो अगर हम वर्ग की बात करें और समचतुर्भुज की बात करें तो ये दोनों हम जो है वर्ग जो है किस प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग जो है एक आयत और एक समचतुर्भुज वाला समानांतर चतुर्भुज है। यानी कि कहने का मतलब इससे ये वर्ग क्या आ रहा है कि वर्ग जो है लास्ट में इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वर्ग आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समानांतर चतुर्भुज है। यानी कि वर्ग जो होता है वो वर्ग आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। हम इन तीनों को एक समांतर चतुर्भुज का नाम दे सकते हैं और साथ साथ ये लिख सकते हैं कि एक वर्ग एक आयत है। वर्ग क्या है, हम वर्ग को एक आयत भी कह सकते हैं कि वर्ग इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। वर्ग एक आयत भी है और साथ साथ एक जो है समचतुर्भुज भी है। पतंग एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है, पतंग एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं में दो युग्म यानी कि दो जोड़े में अगर लें तो उनकी भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है। जबकि पतंग में आमने सामने की भुजाएं समानांतर नहीं होती है, इसलिए पतंग एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि वर्ग आयत और सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक आयत है और एक सम चतुर्भुज भी है। सम चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, समांतर चतुर्भुज भी एक समलंब है। पतंग जो होता है वो एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा और यहाँ पे एक चीज और करेंगे, इससे और निष्कर्ष निकल रहा है कि समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है।
जो समलंब होता है, जैसे हमने फर्स्ट जो चतुर्भुज का जो पहला प्रकार है समलंब, जिसके लिए केवल आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, केवल एक ही पेयर जो है समानांतर होती है, उसका जो दूसरा नेक्स्ट जो पेयर होता है वो समलंब, वो समानांतर नहीं होता है। इसलिए समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके सम्मुख भुजाओं, इसके जो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समानांतर है। जैसे मैंने आपको बताया था, समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होना चाहिए। जैसे आपको बताया गया था पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, जबकि समलंब में केवल एक ही भुजाओं का युग्म जो है समांतर होता है, उसका दूसरा भुजाओं का जो दूसरा युग्म है वो समांतर नहीं है, इसलिए समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। फिर दूसरी बात, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज जो है एक वर्ग नहीं है, बल्कि वर्ग जो है एक आयत एक समचतुर्भुज है। वर्ग को हम आयत और समचतुर्भुज कह सकते हैं, जबकि आयत और समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। इसी के आधार पे हम एक प्रश्न यहाँ पे हल करना देखेंगे इससे संबंधित प्रकारों से। जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। जैसे हम देखें यहाँ पे चित्र में दिया कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा समानांतर है। तो इसमें दिया गया है कि इसके विकर्ण, यानी कि शीर्ष ए से बिंदु सी को मिलाते हैं, एक विकर्ण ये बनता है, दूसरा बी और डी को खिंचाए दूसरा विकर्ण बनता है। तो प्रश्न में दिया गया है कि ए सी बराबर बी डी, ए सी बी डी दिया गया है। तो ये दोनों विकर्ण क्या कह रहे हैं, बराबर दिया गया, प्रश्न में दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि हमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इस चतुर्भुज को विकर्णों की सहायता से दो त्रिभुजों में विभाजित करेंगे। वो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक विकर्ण जब हमने ए सी लिया था, ए सी, उसके आधार पर जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा ए बी सी। दूसरा हमने विकर्ण लिया था बी डी, उसके आधार पर त्रिभुज बनेगा ए बी डी, तो अब दोनों त्रिभुजों में क्या चीज कॉमन दिख रहे हैं, इस दोनों त्रिभुजों में कॉमन तो हम एक ये देख रहे हैं कि जो ए डी और बी सी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और इसमें जो एक चीज कॉमन है वो है ए बी। ए बी जो है इन दोनों त्रिभुजों के लिए ए बी क्या है, एक कॉमन है, एक उभयनिष्ठ चीज दिया है। फिर दूसरी बात दिया है कि बी डी, हमें यह दिया गया कि बी डी बराबर ए सी, दोनों विकर्ण बराबर है। तो इसके आधार पर हम क्या कहेंगे कि एस एस सर्वांग क्षमता के नियम से, सर्वांग क्षमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसका जो ए डी और बी सी जो है ये भाग बराबर है, और दोनों त्रिभुज के लिए ए बी क्या है, ये एक उभयनिष्ठ कॉमन, दोनों त्रिभुजों के लिए ये आधार कॉमन है, और इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी क्या है, बराबर है। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये किस आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग इष्टलिंग है सीपीसीटी के आधार पे। सीपीसीटी के आधार पर, सीपीसीटी कहते हैं कि दिए गए त्रिभुज के जो संगत भाग है, जैसे इसका संगत भाग ये हो गया, इसका संगत भाग ये हो गया, और ये तो खैर कॉमन है, उसके सीपीसीटी यानी कि संगत भाग बराबर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। सीपीसीटी को कहते हैं क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगक्षम है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि दोनों कोण बराबर होंगे सीपीसीटी के आधार पर। अगर उसके संगत भाग, अगर इसके संगत भाग बराबर है तो उस पर बनने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर है। देखिए संगत भाग ये और ये बराबर है, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, सीपीसीटी के अनुसार उसके कोण भी बराबर है। इसलिए हमने यहाँ पे कोण ए बराबर कोण बी ले लिया है और लिख भी दिया, कारण बाय सीपीसीटी के आधार पे। तो ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके संगत भुजा के साथ साथ संगत कोण भी बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और इसमें एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है, समानांतर भी है, ये भी है इसका कारण। और दूसरी बात, इन दोनों समानांतर रेखा पे जो आधार ए बी है, ये एक तिर्यक रेखा के रूप में काम
करेगा, एक तिर्यक रेखा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कोण ए और कोण बी, इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दोनों कोण क्या है, आसान कोण कहलाएंगे। जैसे कि आसान कोण किसे कहते हैं कि ये भुजा और ये भुजा, यानी कि ये भुजा आसान भुजा कहलाएंगे, उसके बीच जो कोण बन रहा है वो आसान कोण कहलाएगा। ये भुजा और ये भुजा के बीच जो कोण बन रहा है आसान कोण बन रहा है। तो आसान कोण यानी किसी सीधी रेखा पे दो आसान कोणों का योगफल 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 कहलाएंगे। चूंकि हमने पहले समीकरण में लिखा कि दोनों कोण क्या है, बराबर है, दोनों कोण बराबर, क्योंकि सीपीसीटी के आधार पर अगर भुजाएं समानांतर है तो कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी के बराबर होगा। तो दोनों कोणों का मान यानी कि कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण ए हो जाएगा बराबर 180 के बराबर होगा, इसलिए दोनों कोणों का मान यानी कि कोण ए बराबर 90 आ जाएगा। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण, जैसे पहले बताया था कि अगर ये कोण 90 आ रहा है, ये वाले कोण 90 आ रहा है, कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका अगर एक कोण 90 अंश का हो तो वो चतुर्भुज जो है क्या कहलाएगा, वह एक कोण समकोण है तो वह आयत कहलाएगा। इसलिए दिए गए चित्र में ABCD एक आयत होगा। इससे पहले हमने सिद्ध कर चुके हैं। इसी के आधार पर आपको गृह कार्य के रूप में और भी कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि आप स्वयं करेंगे। इसको क्वेश्चन ये है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। इसके अलावा आप अपने बुक से 6.3 और 6.4 एक्सरसाइज को भी आप खुद करेंगे। ओके, थैंक्स।